हेलो क्लास, आज हम आपको हिंदी विषय में समास बताने जा रहे हैं। समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शब्द रचना की एक रीति समास भी है। तो समास शब्द रचना की एक रीति है। समास शब्द को संक्षिप्त रूप देता है, ये शब्द को छोटा बना देता है। समास क्या करता है? शब्द को छोटा बना देता है और उसे यौगिक बनाता है। समास शब्द सम धन आस से मिलकर बनता है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस, जिसका अर्थ है साथ साथ या पास बैठना। समास का अर्थ होता है साथ साथ या पास बैठना। सामासिक क्रिया में दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है। इसमें दो शब्दों का या दो से ज़्यादा शब्दों का योग होता है। अतः समास के विषय में हम इस प्रकार कह सकते हैं। परिभाषा है इसकी, शब्द रचना की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं, जिसमें परस्पर संबंध रखने वाले दो शब्दों का योग होता है। मतलब जो एक दूसरे से संबंध रखते हैं, ऐसे शब्दों का योग होता है समास में। जैसे रत्न धन आकर, तो रत्न धन आकर रत्नाकर। वैसे पीत धन अंबर, पीतांबर। तुलसी धन कृत, तुलसी कृत। समास के माध्यम से दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले नए शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। मतलब समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द आपस में योग होता है। तो जो दो या दो से अधिक शब्द जब योग होते हैं तो उनसे एक नया शब्द बनता है। उस नए शब्द को सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में शब्दों के बीच की विभक्ति लुप्त हो जाती है। समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद, अगर हमने दो शब्दों को जोड़ा है तो पहला पद पूर्व पद, जैसे रत्न प्लस आकर, तो ये बना है रत्नाकर। तो ये है आपका सामासिक पद। ठीक है, इसको बोलेंगे आप सामासिक पद या समस्त पद। और रत्न जो है ये कहलाएगा पूर्व पद और आकर जो है वो कहलाएगा उत्तर पद। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि पूर्व पद क्या होता है? पहला वाला, और दूसरा वाला होता है आपका उत्तर पद। तो समस्त पद के पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समस्त पद को पुनः अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यदि आपको इसके रूप में दिया है और इसको आप अलग अलग कर रहे हैं, जैसे रत्नाकर शब्द दिया है उसको अलग अलग कर रहे हैं, जैसे रत्न धन आकर, तो जब आप उसको तोड़ रहे हैं तो वो कहलाता है समास विग्रह। समास के भेद। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। मतलब समास 6 प्रकार से आपको यहाँ पे बता रहा है। समास के 6 भेद हैं। पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास को। नंबर 1, तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। अभी हमें देखा था कि जब हमारे पास में दो शब्द मिलते हैं तो सामासिक शब्द बनता है। तो जो सामासिक शब्द का पहला पद जो होता है वो पूर्व पद था और दूसरा पद था वो उत्तर पद था। तो वही उत्तर पद जो दूसरा शब्द रहेगा वो, तो इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद गौण होता है। मतलब उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का अभिषेक, तो राज्य अभिषेक। तो देखिए यहाँ पे जो क है ये परसर्ग होता है। ठीक है, ये होता है परसर्ग। तो ये जब समास में जोड़ते हैं, समास में दो शब्दों को जब जोड़ते हैं तो जो समस्त पद बनता है या सामासिक पद बनता है उसमें इस शब्द का लोप हो जाता है। मतलब ये शब्द हट जाता है। जैसे राजा का अभिषेक, तो इसमें देखिए राजा का क्या? अभिषेक। तो अभिषेक जो है वो उत्तर पद है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। और आपका जो प्रथम पद होता है वो होता है गौण होता है। यहाँ पे देखिए का लोप हो गया है, तो ये आपका राज्याभिषेक बन गया। आगे पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास की रचना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना जरूरी है। नंबर 1, इस समास में शब्द समूहों के बीच में कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों परसर्गों का प्रयोग होता है। चिन्हों का या परसर्गों का,
परसर्ग मतलब कि चिन्ह ही होता है। तो बोल रहा है कि जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, ठीक है, इस समास में शब्द समूहों को जोड़ते, शब्दों को जोड़ते हैं, तो इनके बीच में कर्ता मतलब कि जो करने वाला होता है, जैसे कि जो काम को कर रहा है वो व्यक्ति कर्ता होता है, तथा संबोधन मतलब जिससे संबोधन कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो संबोधन कारक चिन्हों के अतिरिक्त, तो इन दोनों चिन्हों के अतिरिक्त अन्य सभी कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो कर्ता और संबोधन कारक चिन्हों के अलावा सभी कारक चिन्हों का प्रयोग इस समास में होता है। नंबर 2, तत्पुरुष समास की रचना दो तरह से हो सकती है, जैसे संज्ञा प्लस संज्ञा। जैसे संज्ञा यदि संज्ञा से जुड़े तो एक तरीका ये है, और दूसरा संज्ञा और विशेषण जुड़ जाएं तथा संज्ञा प्लस क्रिया जुड़ जाए। दो तरीके से, पहला संज्ञा से जुड़ जाए, या संज्ञा विशेषण से जुड़ जाए, या फिर संज्ञा क्रिया से जुड़ जाए। तो इस तरीके से सामासिक पद बनाए जा सकते हैं। इस समास का यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद संज्ञा अथवा विशेषण भी हो सकता है। इसका मतलब बोल रहा है कि यदि इस समास में, समास कब बन रहा है, दो शब्दों के मेल से, तो यदि दो शब्दों में से जो पूर्व पद है, पूर्व पद मतलब कि पहला पद संज्ञा है तो उत्तर पद, तो दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति और दानवीर पे, तो राष्ट्र एक संज्ञा है और पति भी एक संज्ञा है, तो संज्ञा का संज्ञा से मेल हो गया और बन गया राष्ट्रपति। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल है दान प्लस वीर। दान संज्ञा है पर वीर विशेषण है, तो देखिए यहाँ पे संज्ञा का संज्ञा से मेल हुआ है और यहाँ पे संज्ञा का विशेषण से मेल होकर दानवीर बन गया है। अब हमें एग्जाम्पल देखना है संज्ञा का क्रिया से मेल। इस समास में यदि पूर्व पद संज्ञा है तो उत्तर पद क्रिया भी हो सकता है। देखिए अब हमने संज्ञा और विशेषण का एग्जाम्पल देख लिया। अब हम संज्ञा और क्रिया के मेल वाला एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे परलोक गमन, तो परलोक क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, और गमन क्या है, क्रिया। गमन मतलब जाना, तो गमन मतलब कि क्रिया, जाना एक क्रिया है। तो परलोक गमन, तो परलोक गमन यहाँ पे आपका ये हो गया सामासिक पद संज्ञा और क्रिया के मेल से। वैसे ही देश निकाला, तो देश निकाला भी आपका ये संज्ञा और क्रिया के मेल से बना है। अब हम आगे पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि समास के 6 भेद होते हैं, उसमें पहला समास हम देख रहे हैं तत्पुरुष समास, और अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के भेद। कारक की दृष्टि से तत्पुरुष समास में निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। इसमें 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, तो ये कारक जो होते हैं वो आपके होते हैं 8। तो उसने आपको पहले ही बताया है कि हमारे कौन से कारक प्रयोग नहीं होते हैं, कर्ता और संबोधन। ठीक है, कर्ता और संबोधन पहला और आखिरी जो है वो इस प्रयोग नहीं होते हैं, बाकी के जो 6 हैं वो हमारे सारे प्रयोग में होते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से ये समास बनाता है। पहला है कर्म तत्पुरुष समास, तो अब हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास के। यहाँ पे पहला जो होता है कर्ता होता है, जो यहाँ पे यूज़ नहीं किया, और आखिरी होता है आपका संबोधन, जो भी यहाँ पर तत्पुरुष समास में नहीं यूज़ किया जाता है। तो हमारा पहला, इसे द्वितीया भी बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीया, तृतीया, तत्पुरुष, चतुर्थ, पंचम, इस तरीके से बोल सकते हैं। जैसे द्वितीय कारक तत्पुरुष समास है ना, तृतीय कारक तत्पुरुष समास, या फिर कर्म तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, कर्म कारक का परसर्ग को होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कारक में कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से। ये देखिए इस तरीके से कर्ता ने या कुछ भी नहीं, कर्म को या कुछ भी नहीं, कर्ण से, संप्रदान को, अपादान से, संबंध का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन है, ओ, अरे। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट या जो यूज़ नहीं करते हैं, हम यहाँ के बाकी के यूज़ करते हैं। तो पहला है हमारा कर्म कारक। तो कर्म कारक में
परसर्ग कौन सा रहेगा? को, मतलब कि चिन्ह। परसर्ग यानी कि चिन्ह को होता है। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। तो जब हम समस्त पद बनाते हैं यानी कि सामासिक पद बनाते हैं, मतलब दो शब्दों को जोड़ते हैं और जो नया शब्द बनता है उसमें को जो है वो लुप्त हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, ये समस्त पद है, तो ये जब इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या है? यश को प्राप्त। तो ये को है, ये कर्म परसर्ग है आपका, यह कर्म तत्पुरुष समास यहाँ पर होगा। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। वन गमन, वन को गमन। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। आगे है हमारा नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष समास। तो करण कारक का परसर्ग से, देखा अभी मैंने बताया था कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण पे से जुड़ता है, तो से का लोप हो जाता है जब हम समस्त पद बनाते हैं। तो करण कारक का परसर्ग से द्वारा, के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, ठीक है, दो शब्द है से और द्वारा, तुलसी द्वारा कृत। मन चाहा, मन से चाहा, तो जब आपने इसे देखी मन से चाहा जो है विग्रह है और जो समस्त पद था वहाँ पे से का लोप हो गया था, यहाँ पे द्वारा का लोप हो गया था, तो यही होता है कर्ण तत्पुरुष। जन्माद, जन्म से अंधा। भयाकुल, भय से आकुल। शोकाकुल, शोक से आकुल। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित। आगे बढ़ेंगे हम संप्रदान तत्पुरुष से। तो संप्रदान तत्पुरुष के लिए हमने पढ़ा था के लिए परसर्ग इसमें होता है। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में संप्रदान कारक का परसर्ग के लिए क्या यूज होता है? के लिए, किसी को कुछ ना देने, कुछ देने के अर्थ में होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे माल गाड़ी, तो माल के लिए गाड़ी, ठीक है, के लिए। राह खर्च, राह के लिए खर्च। स्नान घर, स्नान के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गौशाला, गौ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। नेक्स्ट आता है हमारा 4th नंबर अपादान तत्पुरुष समास। तो अपादान में से परसर्ग लगता है और से परसर्ग का समस्त पद बनाते समय लोप हो जाता है। अपादान कारक का परसर्ग से अलग होने, तुलना करने, डरने, लजाने के लिए होता है। इस समास में से परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे रोग मुक्त, रोग से मुक्त, यहाँ पे से परसर्ग का लोप हो गया समस्त पद में। गुणहीन, गुण से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। प्रदूषण रहित, प्रदूषण से रहित। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष। संबंध कारक के परसर्ग का, के, की आदि होते हैं। इस समास की रचना के दौरान ये परसर्ग लुप्त हो जाते हैं, मतलब का, के, की यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। संबंध का, के, की अभी हमने आपको कारक में बताया है, तो इसमें का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे सेनापति, तो सेना का पति, यहाँ पे का लोप हो गया। राजा आज्ञा, मतलब राजा की आज्ञा, तो की का लोप हो गया। राजपुत्री, राजपुत्री का होता है राजा की पुत्री। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। हरि भक्त, हरि की भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। प्रेम, देश प्रेमी, देश का प्रेमी। भारत रत्न, भारत का रत्न। आगे हम बढ़ेंगे, नंबर लास्ट है ये हमारा 6 नंबर का अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास का आखिरी प्रकार है, अधिकरण तत्पुरुष। इसमें होता है में या पर परसर्ग, जिसका यहाँ पे लोप हो जाता है। अधिकरण कारक के परसर्ग में पर होते हैं। इस समास की रचना के समय इन परसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। सिरदर्द, सिर में दर्द। आप बीती,
आप पर बीती, शरणागत शरण में आगत, जलमग्न जल में मग्न, कला निपुण कला में निपुण। इस तरीके से यहाँ पे तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हमने उनके उदाहरण सहित पढ़े। अब हम आ जाते हैं सेकंड पे, जो है हमारा कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे, तो इसका ये अर्थ है कि इसमें 2 शब्द होते हैं, जिसमें पहला शब्द विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। मतलब विशेष की विशेषता बताता है पहला शब्द, ये जो दूसरा शब्द होता है उसकी विशेषता बताता है पहला शब्द जो होता है विशेषण। जैसे कि एग्जाम्पल है महादेव। देव तो है, लेकिन कैसा देव है? महान देव है। तो देव की विशेषता बता रहा है कौन? महान। महान शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा? महा जो है वो विशेषण हो जाएगा और देव जो है वो विशेष हो जाएगा, या फिर इसे उपमेय या उपमान भी आप बोल सकते हैं। तो महादेव का समास विग्रह होगा महान है जो देव। देव तो है, लेकिन कौन सा? महान। तो महादेव का समास विग्रह होगा महान है जो देव। वैसे कि महाराजा, राजा तो है, लेकिन कौन सा राजा है? महान राजा। तो राजा की विशेषता बता रहा है महान शब्द, तो महान है जो राजा। क्रोधाग्नि, अग्नि तो है, लेकिन किसकी अग्नि है? क्रोध की अग्नि है, तो क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, सिंह तो है, लेकिन किस रूप का सिंह है? नर के रूप का। तो सिंह की विशेषता क्या है? सिंह की विशेषता कौन बता रहा है? नर। नर शब्द, नर हो जाएगा विशेषण। तो नरसिंह का समास विग्रह है नर रूपी सिंह। चरण कमल, कमल के समान चरण। भला मानस, भला है जो मानस। महात्मा, महान है जो आत्मा। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। कुपुत्र, बुरा है जो पुत्र। प्रधानमंत्री, प्रधान है जो मंत्री। नीलांबर, नीला है जो अंबर। लंबोदर, लंबा है जो उदर या लंबे उदर वाला। नीलकंठ, नीला है जो कंठ या नीले कंठ वाला। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है जो उत्तम। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प। नीला गगन, नीला है जो गगन। नीलगाय, नीली है जो गाय। घनश्याम, घन के समान श्याम। विद्याधन, विद्या रूपी धन। कमल नयन, कमल के समान नयन। नरोत्तम, नरों में है जो उत्तम। मुख्याध्यापक, मुख्य है जो अध्यापक। स्त्री धन, स्त्री रूपी धन। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। तो यहाँ पे हमने देखा कर्मधारय समास और उसके एग्जाम्पल्स। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे, द्विगु समास। नंबर 3 है द्विगु समास। इस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, मतलब पहला पद जो होता है वो संख्या को दर्शाता है तथा समस्त पद किसी समूह का बोध होता है। और जब ये 2 शब्द मिलकर समस्त पद बनाते हैं तो वो किसका समूह होता है? किसी समूह का बोध कराता है, समूह का बोध कराता है वो। जैसे नवरत्न, तो नवरत्न पे पहला शब्द जो है मतलब कि पूर्व पद क्या है? नव। नव क्या है? एक संख्या है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा द्विगु समास का एग्जाम्पल। नवरत्न, नवरत्नों का समूह। देखिए बताया उसने कि ये समूह का बोध कराता है, तो नवरत्न का समास विग्रह नवरत्नों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। 8 यहाँ पे संख्या है। चौमासा, 4 यहाँ पे संख्या है। चौमासा का समास विग्रह 4 मासों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार या नदियों का समाहार। पंजाब, 5 आबों या नदियों का समाहार। सतसई, 700 दोहों का समूह। शताब्दी, 7 अब्दों या 100 वर्षों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। पंचवटी, 5 वटों का समूह। सप्ताह, 7 अहो या दिनों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। पंचरत्न, 5 रत्नों का समूह। और भी एग्जाम्पल हैं। त्रिभुवन, 3 भुवनों या लोकों का समूह। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। नवरात्रि, नवरात्रियों का समाहार। त्रिशूल, 3 शूलों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। सप्तपदी,
7 पदों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, दोपहर 2 पहरों का समाहार, पंचानन 5 आननों का समूह और चवन्नी 4 आनों का समूह। तो यहाँ आप देख सक रहे हैं कि सभी समास पदों में पहला पद जो है वो संख्या दर्शा रहा है। तो जहाँ पे पहला पद संख्या को दर्शाता है वो होता है हमारा द्विगु समास। अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 4 पे। नंबर 4 है अवयवी भाव समास। अब हम पढ़ेंगे अवयवी भाव समास। तो चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो, मतलब जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय हो या प्रधान हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं, हमने इसके पहले आपको क्लासेस में अवयव पढ़ाया हुआ है। आपको पता है कि अवयव में क्या होता है, यदि किसी पद के सामने अवयव जुड़ता है तो उस पूरे पद का अर्थ बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि दिन। दिन जो है ये एक शब्द है, दिन के सामने प्रति जो है वो अवयव है। तो आपको बोला है कि पूर्व पद मतलब कि पहला पद जहाँ पे अवयव होता है वह अवयवी भाव समास होता है। तो हमें पता है कि प्रति क्या है, एक अवयव है जो दिन शब्द के सामने जुड़ा है। दिन का शब्द का मतलब होता है कि रोज़ या दिवस, ठीक है, और इसमें सामने जुड़ जाए प्रति, तो क्या बन गया, हर दिन। प्रतिदिन का मतलब हर दिन या प्रत्येक दिन। वैसे यहाँ पे प्रतिपल, पल के साथ में प्रति अवयव जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा अवयवी भाव समास है। प्रतिपल का समास विग्रह होगा हर पल या प्रत्येक पल, प्रति क्षण, हर क्षण या प्रत्येक क्षण, प्रतिवर्ष, हर वर्ष या प्रत्येक वर्ष। यथावसर, अवसर के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथामति, मति के अनुसार, यथासंभव, समय के अनुसार, यथारूप, रूप के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार। वैसे आगे कुछ और एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए कि ये यथा जो है ये हमारा क्या है, अवयव है, और शक्ति शब्द है। तो यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। आजन्म, आ यहाँ पे हमारा अवयव है, ठीक है, तो ये अवयव है। आ जन्म, जन्म भर, जन्म से लेकर। आमरण, मरने तक। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। बेमन, बिना मन के। बेराह, बिना राह के। बेखटके, बिना खटके के। बेहिचक, बिना हिचक के। तो ये है अवयवी भाव समास। तो अवयव क्या होते हैं, ये एक शब्दांश होते हैं ना, जो किसी शब्द के सामने जुड़कर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं। तो जब हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाया था वहाँ पे हमने आपको अवयव बताया था, तो वहीं से आप अवयव पढ़कर इन्हें पहचान सकते हैं कि ये आपके अवयवी भाव समास है। तो जो अवयव क्या होते हैं, एक समास होते हैं जो किसी विशेष शब्द के सामने या किसी शब्द के सामने जुड़ते हैं और विशेष अर्थ बनाते हैं, और उन्हीं को बोलते हैं उपसर्ग। तो इस तरीके से आप इसे अवयवी भाव समास बोलेंगे। अवयवी भाव समास के और एग्जाम्पल हमारे पास हैं। बेईमान, तो बे यहाँ पे क्या है, अवयव है, तो बेईमान का अर्थ होता है बिना ईमान के। वैसे ही बेनाम, बेअकल, बेरोजगार, बेशक, बेनकाब और रातों रात। रातों रात में भी आपका क्या लगा है, अवयव लगा हुआ है। बातों बात, हाथों हाथ, दिनों दिन, बीचों बीच, घड़ी घड़ी। इनके समास विग्रह भी आपको दिए हुए हैं। जैसे बातों बात का बात ही बात में, रातों रात का रात ही रात में, हाथों हाथ हाथ ही हाथ में, दिनों दिन दिन ही दिन में। आगे है घर घर, एक घर से दूसरे घर। सकुशल, कुशलता के साथ में। सपरिवार, परिवार के साथ। सहर्ष, हर्ष के साथ। बदतमीजी या बदतमीज, तमीज के बिना। बदौलत, दौलत के साथ। बाकायदा, कायदे के अनुसार। बखूबी, खूबी के साथ। भरपेट, पेट भर के। भरसक, जितना हो सके। प्रत्येक, हर एक या एक एक।
प्रति यहाँ पर अवयव है। तो यहाँ पे हमारे इस तरीके से अवयवी भाव समास यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और आपको ये कुछ नोट दिया हुआ है जो है अवयवी भाव समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। ये देखिए, ऐसा नहीं कि हर जगह अवयव ही लगे, यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। आवृत्ति का मतलब होता है शब्द दोहराए जा सकते हैं, जैसे घड़ी घड़ी, रातों रात, बीचों बीच, है ना। तो यहाँ पे ऐसे भी जो शब्द आते हैं वो अवयवी भाव समास में आते हैं। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं। और अवयवी भाव साथ ही साथ कैसे बना सकते हैं, मूल शब्द के सामने उपसर्ग लगाकर भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारी जगह देखा है, जैसे प्रत्येक में प्रति जो है उपसर्ग है, तो ऐसे भी आप अवयवी भाव समास को बना सकते हैं। तो अवयवी भाव समास को पहले तो एक तो पहला पद इसका अवयव होता है, दूसरी बात कि इसमें शब्दों की पुनरावृत्ति होती है या शब्दों की आवृत्ति होती है, तीसरा कि उपसर्ग लगाकर भी हम अवयवी भाव समास बना सकते हैं। नंबर 5 है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, लेकिन क्या होता है कि जब दोनों पद मिलते हैं तो तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, मतलब कुछ अर्थ निकलता है, नया अर्थ निकलता है, तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखेंगे, इसके समस्त पद और समास विग्रह हम देखने जा रहे हैं। चलिए देखिए, दशानन। तो देखिए, दस और आनन दो पद हैं यहाँ पे, पहला पद है दस और दूसरा पद है आनन। तो दस और आनन, दस और आनन दो शब्द हैं, और दस और आनन दशानन। आप सब जानते हैं कि दशानन क्या होता है, रावण, जो कि तीसरा पद हो जाएगा। तो दो पद मिल गए, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, और ये दोनों पद मिलकर तीसरे पद को स्पष्ट करते हैं। जैसे दस है आनन जिसके, तो दस है आनन किसके, दस आनन किसके होते हैं, रावण के। कमल नयनी, कमल के समान नयन हैं जिसके, वो क्या कहलाती है, सुंदर स्त्री। तो ये तीसरे पद की ओर क्या कर रहे हैं, ये संकेत करते हैं या तीसरे पद के अर्थ को स्पष्ट करते हैं। मीनाक्षी, मीन के समान आँखों वाली विशेष स्त्री। अंशुमाला, अंशु है माला जिसकी, मतलब सूर्य। अंशु मतलब होता है किरणें। आजाद शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ है जिसका, मतलब कि विशेष योद्धा। श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती। षडानन, षड है आनंद जिसके, कार्तिकेय। षड मतलब कि छः, जिसके 6 सिर हैं वो कार्तिकेय, और जिसके 10 सिर हैं वो रावण। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, मतलब कि अमर, कौन है ये, सरस्वती। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे 6 नंबर का समास है द्वंद्व समास। नंबर 6 द्वंद्व समास। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते। देखिए, बहुव्रीहि समास में क्या था कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। अवयवी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसका विग्रह करने पर योजक शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब कुछ इन शब्दों को जोड़ने के लिए योजक शब्दों का उपयोग करते हैं जैसे। और आप द्वंद्व समास को ऐसे भी समझ सकते हैं कि इसमें दो पद जो रहते हैं, इन दोनों ही पद में हमारे मनों पे संदेह रहता है, हमारे मन पे ये संदेह रहता है कि कौन से पद को हम बड़ा कहें, कौन से पद को छोटा कहें, या फिर कौन सा पद अच्छा है, कौन सा पद बुरा है। इस तरीके का द्वंद्व, इस तरीके का संदेह हमारे मन में चलता है। इसलिए इसमें क्या होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, जिसमें से आप किसी भी पद को ना छोटा, ना बड़ा, ना अच्छा, ना बुरा बता सकते हैं। तो इस समास को बोलते हैं द्वंद्व समास। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं रात दिन। अब आप ये नहीं कह सकते कि रात अच्छी है दिन बुरा, या रात बुरी है दिन अच्छा, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि रात बड़ी है दिन छोटा, या रात छोटी है दिन बड़ा, ऐसे नहीं कह सकते। इसमें दोनों ही पदों का समान महत्व है और दोनों ही पद क्या हैं, प्रधान हैं। और इसका विग्रह जब हम करते हैं तो इसमें योजक शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि और या फिर या।
जैसे कि रात दिन, तो समास विग्रह हो जाएगा रात और दिन। दाल भात, दाल और भात। दही बड़ा, दही और बड़ा। माता पिता, माता और पिता। अब माता और पिता में आप ये नहीं बता सकते कि माता अच्छी पिता बुरे, या माता बड़ी पिता छोटे, ऐसा आप इन पे फ़र्क नहीं कर सकते। तो ऐसे समास द्वंद्व समास होते हैं। सुख दुख, सुख और दुख। राजा रानी, राजा और रानी। राजा रंग, राजा और रंग। भला बुरा, भला और बुरा। लाभ हानि, लाभ या हानि। धर्मो धर्म, धर्म और अधर्म। ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। राम सीता, राम और सीता। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी। सत्य असत्य, सत्य या असत्य। जीवन मरण, जीवन और मरण। जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु। छोटा बड़ा, छोटा या बड़ा। मोटा पतला, मोटा और पतला। दादा दादी, दादा और दादी। नायक नायिका, नायक और नायिका। लव कुश, लव और कुश। नर नारी, नर और नारी। शिव पार्वती, शिव और पार्वती। यहाँ पे हमें द्वंद्व समास के लिए नोट दिया हुआ है। द्वंद्व का अर्थ होता है मतभेद, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस समास के उत्तर पद तथा पूर्व पद दोनों एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं, मतलब एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हैं। दोनों पदों के अर्थों में द्वंद्व होता है, संदेह होता है, मतभेद होता है। आगे हम पढ़ेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। तो अभी हमने ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे जहाँ पे हमें संदेह हो सकता है कि ये कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर होता क्या है। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध होता है। अभी हमने जब पढ़ा था कि कर्मधारय समास क्या था, तो इसमें क्या हो रहा था, विशेषण और विशेष का संबंध हो रहा था। जबकि बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते, जबकि बहुव्रीहि समास में क्या हो रहा था, दोनों ही पद प्रधान नहीं हो रहे थे, नहीं होते हुए किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते थे। इसमें भी विशेषता ही बता रहा था कि दशानन, जैसे कि दशानन है तो उसकी विशेषता है ना, ऐसा व्यक्ति जिसके 10 सेन है, तो विशेषण विशेष दिखा रहा था। तो हम उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्या है, हमारा कर्मधारय समास है। लेकिन क्या होता है, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में सिर्फ इतना फ़र्क है कि बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और ये तीसरे पद का अर्थ स्पष्ट करते हैं, तीसरा अर्थ बताते हैं, मतलब कि किसी और पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे दशानन में क्या था, दशानन वाला तो रावण, तीसरे अर्थ को स्पष्ट कर रहा था वो। तो ये दोनों पे फ़र्क होता है। बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं हुए किसी तीसरे और विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे महात्मा, महात्मा क्या है, महान आत्मा। महान आत्मा में महान विशेषण है और आत्मा जो है विशेष है। महान है जो आत्मा, कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण यहाँ पे उपमेय है और कमल उपमान है, कमल के समान चरण। अब यहाँ पे एक शब्द आता है उपमेय। उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है, उपमेय अर्थात प्रस्तुति, यानी जिसके विषय में वर्णन किया जाता है। मतलब यहाँ पे वर्णन किसका कर रहे हैं, चरण का। चरण कैसे हैं, कमल के जैसे, तो ये उपमेय होगा। और जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं उपमान। उपमान अर्थात अप्रस्तुत, यानी जिसके द्वारा प्रस्तुत यानी कि उपमेय के विषय में बताया जा रहा है, मतलब वो शब्द जिसमें उपमेय के विषय में बताया जाता है वो होता है उपमान। अब देखेंगे कि महात्मा, महात्मा में कौन सा समास है। अब आप देखेंगे कि महात्मा में हमें बताया है यहाँ पे कर्मधारय समास। आप देखेंगे कि महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति अथवा महात्मा गांधी, तो यहाँ पे आप इसे बहुव्रीहि समास भी बोल सकते हैं। चरण कमल, कमल के समान है चरण, तो कमल के समान चरण किसके हैं, श्री कृष्ण के हैं। यहाँ पे हमने देखा कि चरण कमल हमारा कर्मधारय समास है, और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है। तो इस तरीके से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो हमें भ्रमित करते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे और अपना डाउट क्लियर आप यहाँ से कर सकते हैं। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास की भांति द्विगु समास भी कई बार भ्रमित करता है। कभी कभी देखा है हमने, कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जिनमें हमारे पास में
जिसमें हमारे दूसरे समास के उदाहरण पे भी संख्या आ रही थी। ठीक है, जैसे कि दशानन। दशानन हमारा एग्जाम्पल था बहुव्रीहि समास का, क्योंकि 10 आनन वाला कौन? रावण। तो 10 जो है ये संख्या है। तो ऐसी स्थिति पे आप दशानन को क्या बोल सकते हैं? यदि 10 देखकर आप सीधे आंसर देना चाहें तो आप इसे द्विगु समास बोल दें। तो हमारे पास में कभी कभी ये द्विगु समास जो है वो भी हमें भ्रमित कर देता है। दशानन समस्त पद को हम कर्मधारय समास भी मान सकते हैं, बहुव्रीहि समास भी और द्विगु समास भी। दशानन को हम 3 प्रकार से मान सकते हैं। पहला तो कर्मधारय, ये बहुव्रीहि का एग्जाम्पल तो हमने इसमें पढ़ा है कि बहुव्रीहि में क्या आया था? दशानन, 10 सिर वाला रावण। अब इसको हम कर्मधारय भी मान सकते हैं, क्योंकि 10 आनन, तो आनन की विशेषता बता रहा है। कितने? 10। कितने आनन है? 10 आनन। तो ये कर्मधारय समास भी हो गया। अब इसी को हम एग्जाम्पल मान सकते हैं किसका? द्विगु समास का भी, जैसे कि 10 एक संख्या है। तो जब इसका हम समस्त पद जो है उसका जब हम समास विग्रह करते हैं, तो समास विग्रह करके जब उसका अर्थ निकलता है उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ये किस का एग्जाम्पल है। जैसे कि 10 प्लस आनन, इसका विच्छेद तो यही होगा 10 प्लस आनन, लेकिन इसके अर्थ, एक तो अर्थ ये निकलेगा कि 10 है जो आनन। तो 10 है जो आनन, ये कर्मधारय समास का मतलब ये आनन की विशेषता बता रहा है। कितने आनन है? 10। तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अब 10 आनन का दूसरा अर्थ है 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। तो ये तीसरे पद की विशेषता को स्पष्ट कर रहा है। तो ये बहुव्रीहि। 10 आननों का समूह, तो ये हो जाएगा द्विगु। तो इस तरीके से एक ही एग्जाम्पल आपके 3 समास को शो कर रहा है इसके समास विग्रह के हिसाब से। तो समास विग्रह जब आप करेंगे तो उसके अर्थ के हिसाब से आप उसमें डालेंगे कि ये कौन से समास का उदाहरण है। यहाँ पर हमने देखा दशानन जो है हमारा एग्जाम्पल दिखा रहा है कर्मधारय का, बहुव्रीहि का भी और द्विगु का भी। लेकिन ये निर्भर करता है किस पे? कि समस्त पद का जो समास विग्रह कर रहे हैं आप, वो किस प्रकार का कर रहे हैं। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको इस दशानन शब्द का क्या लिखना है? समास। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने आज सारे समास उनके एग्जाम्पल सहित देखे हैं और यहाँ पे हमारे पूरे समास ख़त्म होते हैं। थैंक यू।